और टिकटों के वितरण में एजेंसीज और सर्वे वो सब कुछ आप देख रहे हैं। 2022 में जो हुआ गलती उसे दोहराएंगे नहीं। बहुत बड़ा उनका विजन था प्रदेश के विकास के बारे में। उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, कोई थकी हारी सरकारी तरीके से काम मत नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल टॉप क्लास हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम हो। एक एक पेड़ की स्पीसी को खुद बैठ के चुना था कि ये ऐसा रहे कि जनरेशन मिश्रा पार्क में पूरे साल किसी न किसी एरिया में उसमें फूल आते रहे। आर्किटेक्चर की डिजाइन उनके सामने हम लोग प्रेजेंट करते थे तो वो बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ऐसे करो। और बेस्ट आर्किटेक्ट को लेके आइए कि उनके अंदर बिल्कुल एरोगेंस नहीं है। मुख्यमंत्री पद की भी नहीं थी, एज अ पर्सन भी कभी नहीं रही है, और बहुत ही सम्मान सभी को देते हैं। मुझको तो एज चीफ सेक्रेटरी दिया ही दिया। अखिलेश यादव का सबसे वाव फैक्टर क्या देखते हैं जो सबसे अलग है? मैं तो ये कहूंगा कि उस पीरियड में डेवलपमेंट की स्पीड बहुत फास्ट थी, बहुत फास्ट स्पीड, और बिल्कुल कोई काम रुकता नहीं था कहीं। आलोक रंजन जी, आप चीफ सेक्रेटरी रहे अखिलेश यादव के जी, और उनके साथ आपने बहुत काम किया, आज भी आप जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव को आप कैसे देखते हैं, एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर? मैं उनका चीफ सेक्रेटरी बना, उन्होंने मुझे मुख्य सचिव बनाया, ये मेरा सौभाग्य था। अखिलेश यादव जी ने मुझे एक मौका दिया, ये अवसर दिया चीफ सेक्रेटरी का। और उसके पहले मैं उन्हीं की गवर्नमेंट में जो उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पोस्ट होती है एपीसी, उस पर तैनात था, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर का भी दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा था। तो 2 साल मैं इसमें रहा, और उसके बाद मैं चीफ सेक्रेटरी बना, जो करीब 2 साल के ऊपर मैं चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, अखिलेश यादव जी को, उन्होंने मुझे इतना अवसर दिया, मौका दिया। और मैंने जब उनके साथ एज चीफ सेक्रेटरी काम किया तो बहुत नजदीक से, क्योंकि एक चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की बहुत नजदीक की भूमिका होती है, वो साथ साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो हमारे काम करने के जो हमने जो देखा कि जो मेरा अपना अनुभव है, जो आपने उससे पूछा, कि वो एक बड़े भारी विजनरी लीडर के रूप में मैंने उनको देखा हमेशा। बहुत बड़ा उनका विजन था प्रदेश के विकास के बारे में, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे किसी भी सेक्टर को आप देख लीजिए, डेवलपमेंट माइंडेड थे बहुत वो। और डेवलपमेंट के बारे में मुझे हमेशा बहुत अच्छी बात थी कि वो हमेशा चाहते थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम हो। अच्छा, उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, कोई थकी हारी सरकारी तरीके से काम मत नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए जो भी सड़क भी बने, बिल्डिंग बने। जैसे आपने पुलिस ऑफिस देखा होगा, क्या पुलिस ऑफिस बना है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग देखिए कैसी बनी है, इकाना स्टेडियम देखिए, या जनरेशन मिश्रा पार्क देखिए, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देखिए, मेट्रो देखिए, सब एक्सीलेंस वाला था, कॉन्सेप्ट था कि बिल्कुल टॉप क्लास हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम हो। तो वो उनकी हमेशा एक विजन हमेशा ही रहता था, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया को देखा हुआ था। तो उनका वो विजन, वो इंटरनेशनल विजन था कि जो भी काम उत्तर प्रदेश में हो वो उस लेवल का हो कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक मान्यता मिले, लोग उसको माने। तो हमको भी उन्होंने यही बात सामने रखी। तो उस विजन को अपने अधिकारियों की टीम को साथ लेके मुझे जमीन पे उतारने का काम इस चीफ सेक्रेटरी। वो कहते थे कि जो भी हो वो काम चलाऊ ना हो, काम चलाओ नहीं, जैसे सरकारी काम होता है। हाँ। अरे हो गया बस। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, थकेला टाइप का काम नहीं। वो बिल्कुल यही वर्ड ही यूज करते थे कि थके हारे काम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए एक्सीलेंस का, एक बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। कोई भी काम, कोई भी बाहर से आए तो देखे लगे कहे वो उसी लेवल का काम होना चाहिए। बिल्कुल जैसे जनरेशन मिश्रा पार्क का मैं बता दूं, तो उन्होंने स्वयं, उनको इतनी जानकारी है, आइडिया है हर एक पेड़ का, हर एक स्पीसी का, एक एक पेड़ की स्पीसी को खुद बैठ के चुना था कि ये ऐसा रहे कि जनरेशन मिश्रा पार्क में पूरे साल किसी न किसी एरिया में उसमें फूल आते रहे, हाँ, प्लांट्स में। अच्छा, तो उस तरीके की स्पीसी का चुना था। और उनको इतनी जानकारी है एनवायरनमेंट के, उनको काफी अच्छी जानकारी है, और काफी उनका उसमें रुचि भी, उन्हें पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है। अपने सैफई वाले घर पे भी वैसे पेड़ पौधे लगाए, तो बहुत बढ़िया उन्होंने वो गए। तो वो इतना इंटरेस्ट लेके वो करते थे। आर्किटेक्चर का बहुत आइडिया था, सड़कों के बारे में पूरा, कि कैसे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी, टेक्निकल आइडिया भी बहुत था उनको, सड़कों के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर की डिजाइन उनके सामने हम लोग प्रेजेंट करते थे तो वो बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, और बेस्ट आर्किटेक्ट को लेके आइए। अच्छा, हमेशा यही कहते थे अगेन कि ऐसा ऐसा नहीं हमें चाहिए आर्किटेक्ट, वो चाहिए जो एक वाकई ऐसी चीज बना के दिखाए कि लोग बाद में कहे कि हाँ ये कोई चीज बनी है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि पैसे में कोई कंजूसी नहीं, पैसे में कंजूसी की बात नहीं है, लेकिन पैसा सही खर्च हो, लेकिन अच्छा काम हो, एक्सीलेंस। रिवर फ्रंट वाला भी इसी तरह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, रिवर फ्रंट का भी, और उसमें भी पूरी जो मंशा ये थी कि वो एक ऐसा रिवर फ्रंट बन के तैयार हो जाए जो देश विदेश में उसका एक नाम हो। अच्छा, जब अखिलेश जी उम्र कम थी और आप चीफ सेक्रेटरी थे, तो ऐसे में अखिलेश जी और आपके बीच में एक, अक्सर जो चीफ मिनिस्टर होता है हम उम्र होता है चीफ सेक्रेटरी के, थोड़ा बूढ़ा होता है, थोड़ा मतलब अलग टाइप का, जड़ियल टाइप का नेता है होता है,
वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो एकदम यंग थे और विदेश से पढ़े हुए थे, चीफ मिनिस्टर के बेटे भी थे, 3 बार उनके बाप चीफ मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे। तो एक जो फोबिया होता है ना कि हाँ ऑरा होता है कि ठीक है सब देखा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी भी देखा हुआ है, तो वो आपको कहीं हर्ट करता था, कहीं ईगो, कहीं कुछ एरोगेंस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात मैं बिल्कुल सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उनके अंदर बिल्कुल एरोगेंस नहीं है। मुख्यमंत्री पद की भी नहीं थी, एज अ पर्सन भी कभी नहीं रही है, और बहुत ही सम्मान सभी को देते हैं। मुझको तो एज चीफ सेक्रेटरी दिया ही दिया, पूरा सम्मान भी दिया, मुझे काम करने का भी पूरा मौका दिया। और मैंने पाया था सारे अधिकारियों को भी और पब्लिक के लोगों को भी, सबको वो बहुत ज्यादा सम्मान से हमेशा बात करी उन्होंने और सम्मान दिया, सबकी बात सुनी, और ये उनकी एक बहुत अच्छा तरीका था लोगों से मिलने का, करने का। इससे अधिकारियों में भी बड़ा टीम स्पिरिट डेवलप हो जाती थी। अधिकारियों को मन में आता था कि हम काम करें, बिकॉज वो समझते थे कि हमारे काम का सम्मान हमको मिलेगा, रिकग्निशन हमको मिलेगा। और मुझे अंदर भी, जैसे आपने कहा कि टकराव की बात तो दूर रही, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ काम करने में, क्योंकि हमेशा उन्होंने कहा कि आपको फ्रीडम है काम करने का। मैं डिसीजंस ले सकता था, ये कहीं वो नहीं था कि मैं एक एक निर्णय के लिए उनके पास दौड़ के जाऊं या उनसे पूछूं, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे बता दिया कि वो कैसा काम चाहते हैं, मुझे जहां परामर्श लेना हो मैं ले लूं, वहां वो मेरी मदद भी कर देते थे। लेकिन अदरवाइज मेरे को स्वतंत्रता दी थी कि मैं अपनी टीम को लगाऊं और उसको काम को करके दूं और समयबद्ध तरीके से करके दूं। तो ये बड़ा, इनफैक्ट वो बहुत अच्छा लगा मुझे उस काम करने में। और वो जो यूथफुल उनकी एनर्जी थी, वो यूथफुल एनर्जी हम लोग काम में भी ले आए। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को कैसे डील करते थे? ब्यूरोक्रेसी से डील करने में मैंने बताया, सबको एक तो बहुत सम्मान उन्होंने दिया, सबको हमेशा। सुनते हैं गाड़ी तक छोड़ने आते थे? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप जब चीफ सेक्रेटरी हाँ, थे? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा गाड़ी तक चीफ मिनिस्टर छोड़ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा दिया ये सम्मान। दूसरा ये कि हमेशा बात सुनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप कोई भी बात कहने जाइए, वो पूरा मौका देते थे आपको अपनी बात रखने का, और अपनी बात रखते थे, डिस्कशन करते थे। डिस्कशन करने के बाद जो भी निर्णय हो, हम लोग उनकी बात को समझते थे, वो हमारी बात को समझते थे, लेकिन ओपन माइंडेड रहे हमेशा। ये बड़ी अच्छी बात थी ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, ही हैड एन ओपन माइंड, और क्या चाहते थे उसको बड़े स्पष्ट शब्दों में सामने रख भी देते थे। और अगर उनको कहीं लगता था कि उस हिसाब से नहीं हो रही थी, वो बात भी सामने रखते थे कि भाई इसमें और सुधार की जरूरत है। एक अनुभवी अधिकारी के तौर पर आप अखिलेश यादव का सबसे वाव फैक्टर क्या देखते हैं, जो सबसे अलग है, जो बहुत कम, रेयर है, वो किसी में देखने को नहीं मिलता? हाँ, वो वाव फैक्टर उनका यही है। एक तो आपने बताया यूथफुल एनर्जी, दूसरा विजन, और तीसरा एक डिजायर है उनके अंदर, ये हमेशा रही है कि हाई लेवल, हाई क्लास डेवलपमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाए। ये उनका हमेशा एक, जैसे कि ये जुनून था उनका कि दिस इज व्हाट आई वांट, एक पैशन था हमेशा, हर चीज में यही बात करते थे। अच्छा, सरकार में डायल 100 देख लीजिए, कितना बड़ा वो था। सरकार में 5 चीफ मिनिस्टर का आरोप है कि 5 मिनिस्टर, आजम खान, नेताजी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, उनसे बचे तो कोई और जी। अब मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग कहते रहते थे क्योंकि सीनियर लीडर्स थे बहुत पार्टी में, सिंस दे वर सीनियर लीडर्स, तो उनका इतनी इज्जत और सम्मान भी था और उनकी बात का वजन भी था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बात का वजन ना होगा। बट एट द सेम टाइम जब मैं चीफ सेक्रेटरी रहा उस पीरियड में, मैं ऐसा महसूस नहीं किया कि मुझे 5 कोनों से कोई बात कही जा रही हो। मैं तो जो मुख्यमंत्री जी से ही बात करता था और उनके निर्देश मिलते थे उसके हिसाब से काम करता था। नेताजी से ऑर्डर लेते थे या सीएम साहब? नहीं, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया करते थे, लेकिन नेताजी के सामने सम्मान के लिए हमेशा उनको ब्रीफ किया करते थे चीजों के। फाइल दिखाने और कभी नहीं, फाइल मैं नहीं दिखाता, उनको कभी किसी चीज पे जाना हो तो ब्रीफ किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो वो उस पर कभी अपना मार्गदर्शन भी देते थे और अच्छा मार्गदर्शन देते थे। उसको भी बहुत हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते थे, हमेशा सम्मान देते थे। लेकिन फाइल दिखाना, फाइल डिस्कस करना या मीटिंग करना, ऑफिशियल वो सब करना, वो तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही करते। कहा जाता था कि अनीता सिंह का बड़ा वर्चस्व था। वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद पे थी, तो उसका रोल तो होता ही है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का अपनी जगह। हाँ, आपकी भी नहीं सुनती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे क्या सुनना, हमारा रोल अलग है, उनका अलग है। उनका रोल है एज प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री टू हैंडल दिस चीफ मिनिस्टर ऑफिस, कि वहां जो फाइलें आ रही हैं उनको कैसे डिस्पोजल करना है, कैसे क्या करना है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से क्या इंस्ट्रक्शन जारी होने। मेरा काम बिल्कुल ही फर्क है एज चीफ सेक्रेटरी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। ऑफिसर्स का मैं हेड हूँ, ऑफिसर्स की टीम को मैं कैसे निर्देश दूं, उनकी कैसे मॉनिटरिंग करूं, कैसे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करूं, कैसे कैबिनेट के नोट बनाऊं, कैसे उसको लागू कराऊं, ये सब मेरा काम था। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपको लगता है कि प्रदेश का विकास बहुत तेज गति से हुआ? बिल्कुल हुआ। और उसकी कमी आपको महसूस होती, ऐसा है? मैं तो ये कहूंगा कि उस पीरियड में, और स्पेशली वो जो
जिस समय मैं भी था मुख्य सचिव था, मैंने खास तौर से बिल्कुल नजदीक से देखा, डेवलपमेंट की स्पीड बहुत फास्ट थी, बहुत फास्ट स्पीड थी, और बिल्कुल कोई काम रुकता नहीं था, कहीं निर्णय होते थे, निर्णय बहुत फास्ट होते थे। डेवलपमेंट रिलेटेड निर्णयों में कहीं कोई देर नहीं होती थी किसी भी स्टेज पे। मेरे को अपने स्टेज पे लेना है तो मैंने ले लिया, मैंने अधिकारियों को भी अधिकृत कर रखा था निर्णय लेने के लिए, वो भी लेते थे, और जहां हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की या कैबिनेट की जरूरत पड़ती थी तो वहां भी जाके निर्णय तत्काल हुआ करते थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी, जो इस सरकार में दावा भी है कि बहुत अच्छी है और हमने नियंत्रण कर रखा है, और जब कानून व्यवस्था ठीक होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग निवेश करेंगे, व्यापारी, व्यापार, अर्थतंत्र सब ठीक रहेगा, जो आपकी सरकार में नहीं थी। नहीं, ये थोड़ा मैं कहना चाहूंगा, ये एक परसेप्शन वाला इशू है ये केवल। एक अगर आप आंकड़े देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, तो ये इसको बेयर आउट नहीं करता है कि लॉ एंड ऑर्डर उस समय बहुत खराब था। और अभी भी आप देखिए, क्राइम अगेंस्ट विमेन को देखिए तो यूपी हाईएस्ट है, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट को देखिए तो यूपी हाईएस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर इस समय बहुत ही कंट्रोल हो गई है क्राइम या वो, और उस समय बहुत ज्यादा था। नाउ अब पॉइंट ये आता है कि उसको खाली परसेप्शन के इशू में किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो बात आ जाती है। तो शायद लोगों को ये लगता है कि कुछ एनकाउंटर हो जा रहे हैं या कुछ हो जा रहे हैं, तो उससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, खाली इसी पे लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सिग्निफिकेंट चीजें थी, जैसे महिला सुरक्षा की बात में रखूं, ये डायल 100 और 1090, ये तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का ही विजन था, वही लाए थे। और आप देखिए 1090 से महिलाओं को जो टेलीफोन से मोबाइल पे गलत तरीके की कॉलें आती थी वो बंद हो गई, कंट्रोल हो गई पूरी। 98% सेटिस्फेक्शन रेट था महिलाओं को, और लड़कियां बहुत खुश थी, उन्होंने हम लोग को फीडबैक दिया था। और डायल 100 के आने से भी क्राइम पे बहुत कंट्रोल हुआ, क्योंकि जब 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में पुलिस पहुंच जा रही है और मामले को हल कर रही है, ये सबसे बड़ा पुलिस सर्विलेंस सिस्टम था ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क को भेजा था टीम अखिलेश यादव जी ने सीखने, अच्छा। और न्यूयॉर्क में 911 का सिस्टम था, लेकिन न्यूयॉर्क से कहीं बड़ा सिस्टम था ये, क्योंकि यहाँ 24 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी कहाँ मिलेगी आपको, और इतनी बड़ी आबादी में पुलिस सर्विलेंस सिस्टम डायल 100 का जो लागू किया गया, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ी अनोखी पहल है, एंड दैट लार्जली हैज कंट्रीब्यूटेड टू दैट परसेप्शन ऑफ कंट्रोल एंड ऑर्डर। ये अलग बात रही कि उसका इम्पैक्ट जो है वो 16-17 के बाद आया, दिखाने में बड़ा लोगों को लगा होगा, बट वो इसका बहुत बड़ा रोल है उसमें। जो अखिलेश जी ने किया उसका इम्पैक्ट आगे की सरकार आया, हाँ, बिकॉज़ इसका बहुत बड़ा रोल है इसका। अच्छा, अखिलेश जी को एक नेता के तौर पर आप कैसे देखते हैं? मैंने उनको देखा है, जैसे आपको शुरू में बताया, एज अ विजनरी लीडर, एज अ यंग यूथफुल टेक्नोलॉजी सेवी लीडर। एक तो टेक्नोलॉजी बहुत सेवी है और चाहते हैं हर चीज में टेक्नोलॉजी लाई जाए और इंप्रूवमेंट किया जाए, और दूसरा उनका यही हमेशा है कि डिसीजन लेने में, भाई अधिकारी लोग जिस तरीके से नियम कानून लगा के देर करते हैं वो नहीं चाहिए हमें। आप रास्ता बताइए किस रास्ते से, हमको नियम कानून फॉलो करना है, लेकिन वो रास्ता बताइए कैसे डेवलपमेंट भी हो, फास्टेस्ट हो। आई ऑलवेज सॉ हिम, अगर कहा जाए विकास पुरुष, डेवलपमेंट माइंडेड लीडर, आई वुड कॉल हिम अ विकास पुरुष। अच्छा, अगर 17 के बाद वो रहते तो क्या हो जाता? और तेजी से विकास होता, मुझे इसमें दो राय नहीं है। वो विकास, क्योंकि बहुत का विकास ऐसा था जो कि आधे रास्ते में भी रुक गया था, जो कि आगे जाके कंप्लीट हुआ, है ना। तो वो विकास आधे रास्ते में था, तो वो अगर वो रहते तो दैट वुड हैव गॉन फास्ट। सरकार में भ्रष्टाचार के भी बहुत आरोप लगे, रिवर फ्रंट, ये वो। देखिए कहीं उस बात ऐसे तो कोई सामने आई नहीं कि वो उसमें भ्रष्टाचार, वो तो अगर कहीं आरोप होते हैं तो उसकी जांच होती है, जांच हुई, जो जांच होगी वो सामने आ गई चीज। भ्रष्टाचार के आरोप अभी भी लगते हैं तमाम के, वो योजना में वो भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार है। अभी भी आपने पढ़ा होगा कल की वो KGMU में भ्रष्टाचार हो गया, कहीं पढ़ा कहीं और हो गया। तो ये तो होता रहता है जब सरकार चलती है, तो उस पर जांच होनी चाहिए, जांच होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसा एडमिनिस्ट्रेटर आप मानते हैं? लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया, इसलिए मेरा कमेंट करना बहुत मैं नहीं समझता उचित रहेगा। अगर मैंने काम किया होता तो मैं इवेल्युएट करता उसको इस तरीके से। तो जिस काम मैंने काम किया वो उसको मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ, बट नॉट कि जिसका मैंने काम नहीं किया। नहीं, आपने काम नहीं किया, लेकिन आप इस प्रदेश के नागरिक भी हैं, हाँ। और एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। हाँ। आपकी नजरें तो वही हैं, पैमाना भी तो वही है, हाँ। बस फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं। तो अपने दूरदृष्टिता से, आपने बहुत पढ़ाई की तभी तो IAS बने थे, तो बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप। तो आप जब लखनऊ में बैठकर योगी आदित्यनाथ के कामकाज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए, कामकाज का वही मैंने कहा, इवैल्यूएशन वही कर सकता है जो उसके नजदीक से देख रहा हो, समझ रहा हो। क्योंकि हम एज ब्यूरोक्रेट क्या देखते हैं कि कार्य के करने की या करने की शैली क्या है, निर्णय लेने की शैली क्या है, निर्णय फास्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस फॉलो हो रही है, किस तरीके से
किसको कितनी अथॉरिटी दी गई है, किसको, वो मैंने क्योंकि वो सिस्टम देखा नहीं है, इसलिए मैं उसको जानबूझ के चलिए comment आप कर रहा हूं। बचना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव, उनको किस रूप में आपने देखा? नेताजी के साथ मैंने काम किया है बहुत अर्ली 90s में, जब मुख्यमंत्री थे तो मैं डीएम भी रहा हूँ और भी पोस्टों पे रहा हूँ, सेक्रेटरी भी रहा हूँ और भी पोस्टों पे रहा हूँ। और तो लेकिन अब ये रहता है कि क्योंकि अब थोड़ा उतने नजदीक नहीं रह पाता है आदमी चीफ मिनिस्टर के एट दैट लेवल, हम उतने सीनियर भी नहीं थे ना, लेकिन काम करने का हमने इसे देखा कि तब भी अच्छा हमको उनके साथ माहौल रहा। और जब मैंने एज चीफ सेक्रेटरी भी उनको देखा, उनसे जब भी बात करी, तो उनका भी बड़ा देखा व्यापक स्वरूप था उनका, हर चीज को देखने का बड़ा ब्रॉड व्यू पॉइंट और माइंड हुआ करता था, और सलाह मशवरा वो देते भी थे किसी चीज पे तो बहुत ही उसमें सोचे समझी तरीके से वो दिया करते थे, ये मैंने पाया। तो आपने तो देखा होगा ना कि मुलायम सिंह यादव की पूरी पार्टी थी जिसके मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उस सरकार के मुखिया थे उनके बेटे, और उसके मुख्य सचिव आप थे, तो पार्टी के प्रेसिडेंट तो नेताजी ही थे ना। तो एक नेता के तौर पर धरतीपुत्र मुलायम सिंह को कैसे देखते? कहा ही जाता है, धरतीपुत्र कहा जाता है। वो मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति जो कि जमीन से उठा हो और जमीन से उठ के उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई हो, और वो पार्टी बनाई नहीं, वो पार्टी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर टॉप पे आ गई हो, और वो मुख्यमंत्री भी बने, वो प्रधानमंत्री बनने तक का मौके तक आए, तो ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी और नेतृत्व क्षमता दिखाता ही, बहुत विशाल नेतृत्व क्षमता है। अच्छा, इस वक्त आप अखिलेश यादव जी के चाणक्य हैं, पर्दे के पीछे की भूमिका आपके पास है, और टिकटों के वितरण में एजेंसीज और सर्वे वो सब कुछ आप देख रहे हैं, तो इस बार आप लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि जो चूकेंगे नहीं? पहले तो मैं ये कह दूं कि 2022 में जो हुआ गलती उसे दोहराएंगे नहीं? पहले तो मैं कह दूं मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, पर ये जरूर है कि मैं उनके साथ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ उनसे, और मैं जहाँ कभी कोई चीज ऐसी होती है, वो एडवाइस किसी से मांगते हैं या कुछ होता है तो मैं देता हूँ। जैसे मैनिफेस्टो बनाने का ही रोल जो है, मुख्य रूप से मेरा ये रोल रहा है पहले भी और अभी भी रहा है कि मैनिफेस्टो, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं पॉलिटिकल नहीं आदमी हूँ ना, मैं तो गवर्नेंस का आदमी हूँ, पब्लिक गवर्नेंस का आदमी, अधिकारी रहा हूँ, तो मेरी ताकत तो वही है कि मैं पब्लिक गवर्नेंस के मुद्दों को ज्यादा समझता हूँ, तो मैं उनके बारे में अपने विचार रख सकता हूँ, उसको एनालाइज कर सकता हूँ, एनालाइज करके उनके सामने रख सकता हूँ कि साहब इसका ये पहलू है, ये पहलू है, ये पहलू है, या मैनिफेस्टो में हम लोगों को ये चीज करनी चाहिए पब्लिक के लिए, स्वास्थ्य में ये करना चाहिए, शिक्षा में ये करना चाहिए, वो रख सकता हूँ। ये मेरा मुख्य रूप से रोल ज्यादा है। जहां तक रही बात टिकटों के चयन वगैरह का, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये तो पार्टी के वो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जानते हैं, वो सब जानते हैं पर्दे के पीछे कौन क्या है, पर्दे के पीछे की जो भूमिका है, सर्वे है, एक उसकी स्क्रीनिंग है, वो सब तो आप कर ही रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं उसको, ऐसे वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी उनको कई स्रोत हैं उनके पास। कैसे इस बार टिकटों का वितरण? वो जो है, ये उनका क्लियर है कि वो मेरिट पे करेंगे टिकटों का वितरण, और मेरिट ये रहेगा कि कौन विनेबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो और वो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए उनके कई स्रोत हैं जिससे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपना, वो एज अ पॉलिटिकल लीडर, इतने साल के पुराने लीडर हैं, उनके कई सोर्सेज हैं जिससे वो। मायावती के साथ आप एपीसी थे, यानी मुख्य सचिव के बाद का जो दूसरा नंबर का पद होता है वो आपके पास था। बहन जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर, बहुत कड़क मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार रखने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। मायावती जी के साथ आप थे तो कैसे देखते? देखिए, मायावती जी के टाइम पे मैं एक तो प्रमुख सचिव नगर विकास उन्होंने मुझे बनाने का मौका दिया था, और उसके बाद कृषि उत्पादन आयुक्त एपीसी की पोस्ट पे मुझे प्रमोट हुआ था। तो हम लोग जैसे 38 साल के जीवन में हम लोग तो देखिए एक नहीं कितने ही चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोगों ने काम किया और रहे, क्योंकि 38 ईयर्स बहुत होता है। जी। तो लेकिन अब उतना हमारी नजदीकियत तो नहीं थी उनके साथ, क्योंकि हम एपीसी थे और प्रमुख सचिव थे, उनके कोई बिल्कुल वो सचिवालय में या उसमें तो हम नहीं पोस्टेड थे। लेकिन जो पाया हमने भी, उस समय भी हमें काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमने काम अच्छे से किया था और हमने तो ये पाया है। देखिए, मेरा अपना अनुभव में औरों को भी अपने मेरे जो साथी रहे हैं उनसे भी बात शेयर करना चाहूंगा, और कि अगर अधिकारी अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से, सही तरीके से करता रहे, तो वो कोई भी उसको फिर परेशानी किसी किस्म की किसी गवर्नमेंट में या कहीं पर भी नहीं आती। और कहीं मुझे को भी ऐसा इंटरफेरेंस या कहीं कभी भी इस तरीके का किसी गवर्नमेंट ने मुझको ऐसा नहीं किया। अच्छा, तो अखिलेश जी कहते हैं ना कुछ अधिकारियों का नाम लेके कि जब हमारी यार सरकार आएगी तो देखेंगे तुमको। तो अब ये तो देखिए, अब आजकल एक अनफॉर्चुनेट चीज हो गई है, व्हिच इज शुड नॉट हैव बीन देयर, लेकिन कई सर्विंग ऑफिसर्स जो अभी सर्विस में हैं, सर्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अलाइन होते चले गए, और अलाइन नहीं होना नहीं हो गया,
एक तो होता है कि ठीक है आपका चिंतन उस तरीके का हो सकता है, लेकिन आप उसी तरीके से फिर बिल्कुल कार्रवाई या एक्शन लेने लगे दूसरों के विरोध या वो करना, बायस आपके उसमें आ गया शैली में, वो चीज मेरे ख्याल से किसी भी अधिकारी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग जब से आईएएस में आए तब से सिखाया जाता था कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, एक न्यूट्रलिटी ऑफिसर की होनी चाहिए, तो वो न्यूट्रलिटी हमेशा बने रहनी चाहिए। अब अधिकारियों ने काफी हद तक खुद, वो भी ऑफिसर्स भी इसके लिए ब्लेम के लायक है कि वो न्यूट्रलिटी खत्म कर दी है। तो जब खत्म करते हैं तो नेचुरल है कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस तरीके के आएंगे। तो बहन जी को आप किस रूप में देखते हैं? मैं जो अच्छा उनका भी रेजिम रही, अच्छी रही। एपीसी थे, हाँ, नंबर 2 की पोजीशन पे थे, एक नेता के तौर पर कहा जाता है कि उनसे बढ़िया कानून व्यवस्था किसी का नहीं। कानून व्यवस्था में अच्छी उनका इमेज थी, बहुत अच्छा काम हुआ था उसमें। हाँ, ये बात हमने कहा जाता था कि कानून व्यवस्था में अच्छा काम हुआ है। आपको एहसास नहीं होता था? नहीं, ठीक, अच्छा काम हुआ था। क्या हुआ था अच्छा? अब एक वही अगेन परसेप्शन, जनरल परसेप्शन था कि हाँ भाई वो एक्शन हो रहा है, जो लोग कानून व्यवस्था को तोड़ रहे हैं या लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये एक। आप राजनाथ जी के साथ भी रहे? मैंने बताया ना कि 38 साल में तो हम लोग बहुतों के साथ रह लिए। उनके शुरुआत की थी हमने जब कही थी, अब तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे यहाँ के, चीफ मिनिस्टर, सबसे शुरू किया हम लोगों ने। चीफ मिनिस्टर रहे ना राजनाथ जी, उनके सेक्रेटरी थे, रामप्रकाश गुप्ता के सेक्रेटरी थे, रहा कल्याण सिंह सेक्रेटरी रहा, बिल्कुल रहा। तो वही मैंने कहा, हमें तो हर गवर्नमेंट में हम अलग अलग पोस्टों पे तैनात रहे और हर गवर्नमेंट हमने काम किया। और मैंने इसलिए ये वर्ड यूज किया कि कोई भी गवर्नमेंट हो, अधिकारी को पॉलिटिकली अलाइन होने की जरूरत नहीं है। अधिकारी अपना ईमानदारी से जो उसका काम है, पॉलिटिकल काम ना करे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे। एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना उसका काम है, वो करे। हमने हमेशा इवन एज सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे, हम पॉलिटिकल काम नहीं करते थे। पॉलिटिकल काम तो उनका अपना था, उनकी पॉलिटिकल टीम थी जो करती थी जिस भी। हम एज सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर भाई उनका जो भी फाइल वर्क है, उनका जो भी मीटिंग्स का काम है, उनका जो भी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, डायरेक्शन है उसको लागू कराना है, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको किया करते थे। तो दिस इज व्हाट एन ऑफिसर शुड डू, और वो करेगा तो उसको कहीं दिक्कत कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।